हेलो बच्चों, जैसा आपको थंबनेल दिख रहा है, आज हमारा ओसिलेशन का फर्स्ट वीडियो है। ओसिलेशन को हम दो पार्ट में दे रहे हैं, ओसिलेशन 1, ओसिलेशन 2। फर्स्ट पार्ट में लगभग मैंने 50% कवर किया है और सेकंड पार्ट में मैंने पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। तो ओसिलेशन सबसे पहले होता क्या है? ओसिलेशन को इन नामों से पुकारा जा सकता है। कोई बोलेगा ओसिलेशन, कोई बोलेगा वाइब्रेशन, हिंदी वाला बोलेगा कंपन, कभी कोई बोलेगा दोलन। तो दिस इज ओसिलेशन। ओसिलेट मतलब करना, किसी बॉडी को आगे पीछे होना। सिंपल पेंडुलम आप अक्सर देखे होंगे आगे पीछे होता है, वो आर द एग्जाम्पल ऑफ ओसिलेशन। तो ओसिलेशन मतलब दोलन है, कंपन है, वाइब्रेशन है। अब ओसिलेशन में अगर हम लोग घुसते हैं तो सबसे पहला टॉपिक पीरियोडिक मोशन क्या है? द मोशन ऑफ बॉडी विच रिपीट इटसेल्फ इन ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इन ए डिफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऐसा मोशन जो अपने आप को निश्चित टाइम इंटरवल में रिपीट कर ले। आइए हम लोग देखते हैं ओसिलेशन या वाइब्रेशन, दोलन है, कंपन है। पीरियोडिक मोशन, द मोशन ऑफ बॉडी विच रिपीट इटसेल्फ इन ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। एक डिफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को अगर रिपीट करता है तो इट इज पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम etc, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ etc आर पीरियोडिक मोशन, क्योंकि एक निश्चित टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन, द मोशन ऑफ बॉडी विच मूव्स टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे, बैक एंड फोर्थ, माने कि अबाउट ए फिक्स पॉइंट। द मोशन ऑफ बॉडी विच मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन डिफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम। किसी निश्चित समय अंतराल में किसी बिंदु के आगे पीछे टू फ्रो, बैक फोर्थ मूव करे तो आर कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ आवर हार्ट बीट, मोशन ऑफ आपका मास अटैच टू स्प्रिंग, ये सभी आगे पीछे करता है ऑसिलेटरी मोशन। एक बात, एवरी ऑसिलेटरी इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी। जो भी पीरियोडिक होगा वो ऑसिलेटरी होगा क्योंकि डिफरेंट टाइम इंटरवल में होगा, लेकिन अगर पीरियोडिक है तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी पॉइंट के आगे पीछे वो करेगा। सो एवरी ऑसिलेटरी इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी। अब एक ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है? अब इस पिक्चर को देखते हैं। अगर O से E1 गए, E1 से E2 गए, E2 से O फिर से आ गए, मैंने जहां से चले थे पूरा कंप्लीट करके वहीं पे आना। O से E1, E1 से E2, E2 से O, इट इज कॉल्ड वन ओसिलेशन। एक दोलन, एक कंपन, एक वाइब्रेशन, एक ओसिलेशन। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ओसिलेशन। किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी को एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगेगा, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितना बार ऑसिलेट करेगा, जितना बार वाइब्रेट करेगा, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज में आती है। पीरियोडिक फंक्शन क्या है? जहां वर्ड आ जाए पीरियड, माने वो रिपीट करने वाला है। द फंक्शन विच रिपीट इटसेल्फ इन ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को निश्चित टाइम इंटरवल में रिपीट कर ले। पीरियोडिक फंक्शन तो हमारे पास दो है, एक ft और gt। ft इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, gt इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। तो हम साबित करते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन है ft इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो जब टाइम t है तो फंक्शन को देख लीजिए, साइन ओमेगा टी है। अब t में एक्स्ट्रा टाइम हम कैपिटल T बढ़ाते हैं, लेट कैपिटल T बी द एक्स्ट्रा टाइम। तो f t प्लस t था, अब t प्लस टी एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा है तो फंक्शन क्या हो गया? साइन ओमेगा के जगह पे 2 पाई बाई टी और यहाँ t प्लस टी कर दिए। 2 पाई बाई टी को अंदर करते हैं तो साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी इधर हो गया, 2 पाई बाई टी डाले तो t से t कटा, ये t से t कटा, क्या बचा? साइन 2 पाई टी बाई टी प्लस 2 पाई, और यहाँ साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ देख लीजिए क्या हो गया? साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और 2 पाई बाई टी फिर से हमारे बन गए ओमेगा। तो जब टाइम छोटी t था तो फंक्शन का हालत, और जब टाइम t प्लस टी है तो फंक्शन का हालत, ये दोनों सेम है, यानी कि ये t टाइम में अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो एफ टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस टी। सो एफ टी इज पीरियोडिक फंक्शन क्योंकि एफ टी रिपीट इट सेल्फ आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, कैपिटल टी। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट कर लिया, सो ये पीरियोडिक फंक्शन है। सिमिलरली जीटी को भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, वही काम हम लोग करेंगे। जीटी लेंगे पहले छोटी टी में और फिर टी प्लस टी करेंगे, और वहाँ भी कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा, यानी कि जीटी और जी प्लस टी दोनों आपस में बराबर होगा, तो एफ टी जी टी दोनों हो जाएगी पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि निश्चित टाइम इंटरवल में अपने आप को कर रहा है रिपीट। अब एफ टी जी टी तो पीरियोडिक फंक्शन है, उसी का एन तक हम लिखते हैं, एफ एन टी और जी एन टी। कैसे लिखेंगे? वही है, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, सिर्फ यहाँ पर एन लगा दिया, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी है। अब इस दोनों सीरीज, मतलब दोनों फंक्शन का अगर एक लीनियर कॉम्बिनेशन कर दे एन तक ऑफ सेम पीरियड, इट इज कॉल्ड फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज क्या है? द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कोसाइन एंड साइन फंक्शन ऑफ सेम पीरियड। द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कोसाइन, ये वाली कोसाइन, और साइन, ये वाली साइन। द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कोसाइन एंड साइन फंक्शन
ऑफ सेम पीरियड इज कॉल्ड फोरियर सीरीज। चलिए इसको जोड़ना चालू करते हैं। तो कैपिटल एफ टी दोनों का कॉम्बिनेशन आया, जी एन टी एफ एन टी, कॉस वाला साइन वाला। कॉम्बिनेशन करना कहाँ से है, एन इज इक्वल टू 0 से लेकर एन तक। जी एन टी को लाया जाए कॉस 2 पाई बाई टी, टी और एन के साथ, क्योंकि एन का है यहाँ साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी है, लेकिन हम एन के साथ ला रहे हैं। और आगे मैंने डाला है ए एन और बी एन, जो हमारा फोरियर कोफिशिएंट बनेगा। अब n का वैल्यू 0 सोचते हैं, तो n को 0 सोचा, यहाँ 0 आ गई, cos 0 1 बन गई, तो a 0 है। लेकिन जब 1 को सोचे तो n को 1 सोचे तो 1 1, यहाँ पर cos 2 पाई बाई टी इंटू टी है। जब 2 सोचे तो यहाँ पर 4 पाई हो गई, 3 सोचे तो यहाँ पर 6 पाई हो गई, इस टाइप से चलता रहेगा। और जब इधर n को 0 सोचेंगे तो साइन 0 सबको 0 कर देगा, लेकिन b1 वाला रहेगा, b2 वाला सब रहेगा। तो ये तो लंबा सा जो इक्वेशन बन रहा है, इट इज़ फोरियर कोफिशिएंट। लेकिन जहाँ a0, a1, a2, b1, b2 ये सब हो गया फोरियर कोफिशिएंट, इट इज कॉल्ड फोरियर कोफिशिएंट। अब इतने सारे कोफिशिएंट में से सिर्फ 2 कंपोनेंट a1 और a2 को हम लोग करते हैं नॉन जीरो, a1 और b1 को करते हैं नॉन जीरो, बाकी इसके अलावा सारे जीरो। सिर्फ 2 कंपोनेंट a1, b1 आर नॉन जीरो, लेट a1 एंड b1 कोफिशिएंट आर नॉन जीरो, अदरवाइज ऑल इज जीरो। बाकी सबको अगर हम जीरो मान लेते हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ इसको रखना है और इसको रखना है, बाकी सबको जीरो कर देना है। अगर सबको ऐसा हम लोग कर देते हैं तो हमारा फंक्शन बचा एफ टी इज इक्वल टू a1 cos 2 पाई बाई टी इंटू टी प्लस b1 sin 2 पाई बाई टी इंटू टी, और 2 पाई बाई टी को हम लोग यहाँ ओमेगा लिख लेते हैं। तो एफ टी इज इक्वल टू a1 cos ओमेगा टी प्लस b1 sin ओमेगा टी। इट इज़ इक्वेशन ऑफ SHM, ये SHM का इक्वेशन है। बट a1 b1 तो हमारा फोरियर कोफिशिएंट है, इसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो a1 को मान लिए r cos ओमेगा r cos फाई और b1 को मान लिया माइनस आर साइन फाई। ऐसा क्यों माने, क्योंकि जब हम इसको यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बनेगा, जो कि हम कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। जो माने वहाँ पे डाल दिए, आर हमारा दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दिए, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन इंटू कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी इंटू साइन फाई। जब इसको जोड़ा मैंने देखा फॉर्मूला में, तो एफ टी इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई है। इट इज़ SHM का इक्वेशन। अब ये 2 इक्वेशन हम माने थे, दोनों को स्क्वायरिंग एडिंग अगर हम दोनों साइड कर देते हैं तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, इधर बचेगा हमारा r स्क्वायर, स्क्वायर में था तो नेगेटिव खत्म हो गई, तो r इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर होल अंडर रूट, जहाँ r है एम्पलीट्यूड। अभी दोनों को डिवाइड अगर मार देते हैं, 2 से 1 को डिवाइड अगर कर देते हैं तो 2 से 1 डिवाइड, 10 फाई इज इक्वल टू b1 बाई a1 माइनस में, 10 फाई इज इक्वल टू माइनस b1 बाई a1। तो a1 b1 को तो हम ऐसा माने, लेकिन थोड़ा और भी कुछ अलग मानते। अब a1 को अगर r साइन फाई, अब b1 को r cos फाई मानते, तो ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी पे बैठता, क्योंकि हम साइन ए प्लस बी लिख सकते थे। तो ये मानने पर SHM का इक्वेशन हमारा बन जाता है एफ टी इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो SHM का इक्वेशन ये भी है, SHM का इक्वेशन ये भी है, लेकिन ये दोनों के ये पिताजी हैं, फादर है, इसी से दोनों बना है। और ये अगर मानेंगे तो इसको फिर स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो r इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर का रूट अंडर सेम आएगा, लेकिन जब दोनों को डिवाइड मारेंगे तो 10 फाई इज इक्वल टू a1 बाई b1। तो SHM का इक्वेशन ये भी है, ये भी है, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, इसका इनिशियल फेज, इसका फेज। अब है रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई पार्टिकल्स किसी सर्कुलर पाथ पर अगर कोई पार्टिकल्स किसी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, तब तो पार्टिकल्स को देखा जाता है ये सर्कुलर मोशन में है, लगातार घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। लेकिन जब इसका प्रोजेक्शन को डायमीटर पे देखेंगे, जैसे एक मेरे हाथ में टॉर्च है, दीवार पे फोकस है, तो इसका प्रोजेक्शन दीवार पर है, तो इसका प्रोजेक्शन को अगर देखेंगे डायमीटर वाई डैश पे, तो ये ओ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, फिर ऊपर नीचे जाएगा, यानी यहाँ पर 2 मोशन दिखेगी। पार्टिकल्स है सर्कुलर मोशन में, लेकिन जब उसका डायमीटर को देखेंगे, मतलब उसका प्रोजेक्शन को डायमीटर पे देखेंगे, तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, यानी एक साथ यहाँ 2 मोशन है। पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, लेकिन उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन में, क्योंकि ओ से ऊपर, ओ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और पार्टिकल सर्कुलर मोशन में। व्हेन ए पार्टिकल्स मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, जिसका रेडियस r है, with constant angular velocity omega, then particles is in uniform circular motion, but their projection on diameter y dash is simple harmonic motion। ध्यान से, प्रोजेक्शन ऑफ p ऑन डायमीटर y डैश इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन देखना है तो हमको पकड़ना होगा बीच वाला लाइन, क्योंकि ये तो सर्कुलर मोशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है।
तो अगर पार्टिकल्स हमारा P पर है तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ पर है, M पर। अब M पर है तो डिस्प्लेस कितना किया, इक्विलिब्रियम से जितना हटा वो डिस्प्लेस है, तो इक्विलिब्रियम से हटा है y, हमको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए एक ट्रेंगल लेंगे, इन ट्रेंगल OMP, आइए ऊपर, डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन SHM माने y, इन ट्रेंगल OMP, यहीं से लगा देते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू OM बाई OP, सामने वाला OM था, पिक्चर में आकर पीछे करके देख लीजिए, OM बाई OP, OM बाई OP, OM क्या था y और OP क्या था रेडियस, तो यहाँ से निकाल लो y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी थीटा के जगह पे आता है ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू क्या रिप्लेस करेंगे, ओमेगा टी, तो यानी कि y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी, यानी कि पार्टिकल्स अगर सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी। अब एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है, एम्पलीट्यूड कहते किसको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम करना है तो हमको ये मैक्सिमम करना होगा, और ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये होगा 90, यानी कि ये होगा 90। तो अगर इसको 90 कर देते हैं तो ये 1 हो गई, y किसके बराबर हो गई, r के बराबर, तो y मैक्स हमारा r के बराबर हो गया। नेक्स्ट वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि v इज इक्वल टू dy बाई dt, तो dy बाई dt को छोड़ते हैं, y को लेके आते हैं, r साइन ओमेगा टी, r कॉन्स्टेंट है बाहर निकालते हैं, साइन ओमेगा टी का करते हैं डिफ्रेंसिएशन, और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यानी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया v इज इक्वल टू r ओमेगा कॉस ओमेगा टी, v इज इक्वल टू r ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये तो वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू r ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बट थोड़ा सा मैथ भी बना लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का होल अंडर रूट, और साइन ओमेगा टी की जगह पे डिस्प्लेसमेंट से उठा के लाओ, आ जाएगा y बाई आर, लेकिन स्क्वायर में था, इसको एलसीएम अंदर में देख लेते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, रूट से निकालेंगे तो 1 बाई आर। इतना सब आपको रिप्लेस करना है कॉस ओमेगा टी के जगह पे, तो कॉस ओमेगा टी की जगह वही डालेंगे तो आर से आर कटेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो v का ये भी एक्सप्रेशन है, v का ये भी एक्सप्रेशन है। अगर मीन पर हैं तो y कितना, 0, मीन पर अगर हैं तो y 0, अगर y 0 होगा तो ये r बन जाएगा, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, यानी वेलोसिटी हो जाएगा मैक्सिमम। लेकिन अगर एक्सट्रीम पे होंगे, लास्ट पॉइंट पे होंगे, E1 या E2 पर, तो y किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर, मतलब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर, और y को r रखेंगे तो ये हो जाएगी 0, यानी कि स्ट्रीम पर वेलोसिटी 0 और मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम। अब निकालते हैं एक्सीलरेशन, क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एज इक्वल टू डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, भी को उठा के ले आओ, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आर ओमेगा को बाहर निकालते हैं, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, पूरा एक्सप्रेशन देखेंगे तो एज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, मैथ है, डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, और आर साइन ओमेगा टी मिलके हो जाएगा वाई, यानी ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर ओमेगा कॉन्स्टेंट है, ओमेगा अगर नहीं, ओमेगा कॉन्स्टेंट है ही, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का मेन लाइन है, आंख में बसा लो, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, कहीं भी ये दिखे तो इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। फेज क्या होता है, फेज का मतलब होता है इनिशियल एंगल हम कितना है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से मेरा इक्विलिब्रियम है, यहाँ से हम डिस्प्लेस होते हैं, लेकिन अगर यहाँ की जगह पे ऑलरेडी हम यहाँ पर हैं तो हम शुरू से ही कितना एंगल कवर कर चुके हैं, तो शुरू से ही जितना एंगल हम कवर कर दिए होंगे ये होगा मेरा इनिशियल फेज, एंगल है फाई से डिनोट होता है। द फेज ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स एट एनी इंस्टेंट इज द एंगल विथ ओरिजिन, शुरू के साथ हम कितना एंगल बनाए हैं, इट इज कॉल्ड फेज। y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी हम लोग बोलते थे, बट y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ फाई ही है इनिशियल फेज, इसको कहते हैं इपोच, EPOCH, इनिशियल फेज इज ऑल्सो कॉल्ड इपोच। अब अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो हमारे पास आपने देखा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब तीनों का ग्राफ देखते हैं। ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है अगर आपके पास इक्वेशन हो तो ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके 4 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, एक पे t/4, t/2, 3t/4 और t। इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमको बनाना है। सबसे पहले एक बार t को 0 डालना और देखना y का हाल, फिर t को t/4 डालना, फिर देखना y का हाल, फिर t को t/2 डालना, देखना y का हाल, और y जो होगा ग्राफ खींचा जाएगा। तो अगर एक बार t को हम 0 डालते हैं तो t को 0 डालेंगे तो साइन 0 0 पूरे को 0 कर देगा, यानी कि y हो गया 0, यानी ग्राफ चालू होगा 0 से, यहाँ से
फिर जब टाइम को t/4 डाल लें, r sin ओमेगा टी, टी के t/4 डाल लें तो tt कटा यहाँ 2 आ गया, और sin π/2 मतलब 90, sin 91, यानी y किसके बराबर हो गया, r के बराबर। मतलब ये ग्राफ जा रहा है पॉजिटिव में एम्पलीट्यूड पर, ग्राफ यहाँ आ रहा है t/4 पर। लेकिन जब टाइम को t/2 डाल लें, तो tt कटा 2 कटा sin पाई हो गया 90 मतलब 0, और ये 0 होने का मतलब y हो गया 0, मतलब ग्राफ घूम के आ गया यहाँ पर। इससे ये पता चल गया ग्राफ का मूवमेंट, ये लग रहा है ग्राफ नीचे आएगा फिर ऐसे चलेगा, यानी 3t/4 पे जब निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -r, 3t/4 पे निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -r। ग्राफ खींचने के लिए हमको 2 पॉइंट काफ़ी है, 1 2 3 पॉइंट खींचे, आपको मूवमेंट समझ में कहाँ से चली और मूवमेंट क्या है। चारों निकाल के देखना चाहते हो देख सकते हैं, टी पे निकालेंगे तो फिर y का वैल्यू 0 हो जाएगा। वेलोसिटी निकालना है तो r ओमेगा cos ओमेगा t हमारा एक्सप्रेशन है, t को डालते हैं 0, t को 0 करेंगे तो यहाँ cos 0 होकर 1 करेगा, तो v = r ओमेगा, यानी कि चालू हो रहा है ऊपर से पॉजिटिव r ओमेगा से। जब t को हम लोग नेक्स्ट क्या किए t/4, और t/4 जब हम कर रहे हैं तो ये क्या हो गया cos π/2 0, यानी वेलोसिटी कर दिया 0, मतलब ये आ रहा है यहाँ, इसका मतलब जाएगा कुछ ऐसे। अब इससे समझ में आ रहा है क्या होने वाला है, जब t को हम t/2 डालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -r ओमेगा, -r ओमेगा का मतलब ये नीचे आ जाएगी, और फिर 3t/4 पर हो जाएगा 0 v का वैल्यू, और t पर फिर से हो जाएगा r ओमेगा। तो शुरुआत पता चल गया, 2-3 पॉइंट हम लोग देखें, इससे मूवमेंट समझ में आती है। एक्सेलरेशन का ग्राफ देखेंगे, a = -r ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, एक t को 0 डालिए, a 0 हो जाएगा, मतलब चालू तो यहाँ से हुआ है। t को जब t/4 डालें तो a आ गया -r ओमेगा स्क्वायर, करने पे आ रहा है, ये ग्राफ कुछ नीचे आ गई, कुछ ऐसे ये चलेगी, यानी कि जब हम t/2 डालेंगे तो फिर 0 हो जाएगी। ये था ग्राफ के लिए कोई ट्रिक नहीं है, t को 0 डालिए, t को t/4 डालिए, t को t/2 डालिए, और फिर मन करे तो t को 3t/4 डालिए। उसके बाद हालत देखिए क्या होने वाला है ग्राफ का, शुरू से चालू हो रहा है कि पॉजिटिव से चालू हो रहा है कि नेगेटिव से चालू हो रहा है। अब लास्ट में एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम, अगर पार्टिकल्स एसएचएम में है तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या है। वी नो दैट a = -ω²y, ये हम लोग देखें अभी एक्सेलरेशन जब निकाले थे, तो दोनों साइड मोड़ लेते हैं, दोनों साइड मोड़ लिए तो ω² = a/y, ओमेगा इस पर रूट चढ़ा देते हैं, ओमेगा = 2π/t, और यहाँ से t निकालो तो t = 2π √y/a, जहाँ y क्या है डिस्प्लेसमेंट और a है मेरा एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है t = 2π √100 डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सीलरेशन। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो फ्रीक्वेंसी = 1/t और दिस = 1/2π √100 mod of a/y। तो ये हो गया टाइम पीरियड इन एसएचएम, ये फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम, पीछे था वेलोसिटी एक्सेलरेशन। एक लाइन क्या है कि अगर फेज पे कभी बात हो तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फेज देखेंगे तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से π/2 एंगल लीड कर रहा है, π/2 एंगल लीड करेगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन पाई एंगल लीड करेगा और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन π/2 एंगल लीड करेगा। यानी यहाँ वेलोसिटी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ एक्सेलरेशन, इससे ये π/2, इससे ये π/2, इससे ये पाई। इसको तो मैथमेटिकली करके दिखाया, बट ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, जगह के कारण मैंने इसको नहीं किया, बट ये दिमाग में रखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कर देंगे। तो ये था एसएचएम का स्टार्टिंग पार्ट। उधर से वेव का वीडियो आपको मिल रहा है, तो एसएचएम और वेव करीबन 4-5 वीडियो, करीबन 20-20 मिनट का वीडियो मैंने कवर कर दिया है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।